before registering any business in India. The most important step is to choosing the right business structure. And many people directly jump to registration and that's why उनका फ्यूचर में कभी भी बिजनेस स्ट्रक्चर करेक्ट बन ही नहीं पाता और उनको मल्टीपल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं लाइक एक्सेस टैक्स पेमेंट करना, ज्यादा कंप्लाइंस का बर्डन और सम केसेस में तो उनकी पार्टनरशिप में ही डिस्प्यूट आ जाता है। हाय, this is Puneet from TextLink and if you are watching this video then it means you recently inquired about business or company registration in India. Thank you for reaching out. So dear founders, in this video I will explain you all major business structures available in India so you can understand which one may be suitable for your business. The simplest way to start a business in India is the proprietorship form. इंडिया में अगर आप एज एन इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप अपने बिजनेस के अकेले ही मालिक हैं, बेसिकली आप अपने बिजनेस के अकेले ही प्रोप्राइटर हैं, तो इन दैट केस आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं या डिजिटल मार्केटर हैं या आप ट्रेडर हैं या बेसिकली यू आर मैन्युफैक्चरर या आप बेसिकली अमेजोन सेलर हैं या फ्लिपकार्ट सेलर हैं, इन सब केसेस में आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को चूज कर सकते हैं। एंड इन इंडिया अगर आपको अपनी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को रजिस्टर करना है तो इसके लिए आपको कोई सेपरेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की नीड नहीं है। ये प्रोप्राइटरशिप फॉर्म का बेस्ट एडवांटेज है। इसमें जो आपका पर्सनल पैन कार्ड है उसी के बेस पे आपकी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ओपन हो जाएगी एंड यूजुअली इट इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू जीएसटी रजिस्ट्रेशन या फिर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेके, या आप नॉर्मली करंट अकाउंट अपना किसी भी बैंक में ओपन कर सकते हैं एंड देन यू कैन स्टार्ट योर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। और हाँ, बीइंग अ प्रोप्राइटर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस भी स्टेट में अपना बिजनेस कर रहे हैं, लाइक दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में, कहीं भी आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी फर्म पे जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं। अगर वो जीएसटी एप्लीकेबल है तो फिर आपको एट इनिशियल स्टेज पे ही जीएसटी लेना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे ही आप अपनी जीएसटी की एक बेसिक टर्नओवर को क्रॉस कर देते हैं देन उसके बाद जीएसटी नंबर लेना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। तो जनरली इंडिया में प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा के ही चल जाती हैं, राइट। कोई भी पर्सन जो अपना बिजनेस एज अ प्रोप्राइटर स्टार्ट कर रहा है वो एक जीएसटी नंबर ले लेता है एंड देन वो अपनी फर्म को स्टार्ट कर देता है। दिस इज अ बेस्ट वे टू स्टार्ट योर प्रोप्राइटरशिप फर्म इन इंडिया। एंड हाँ, इसके साथ साथ इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर ब्रांड नेम तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ में एक ट्रेडमार्क फाइलिंग करके अपनी फर्म को एक लीगल फॉर्म में इंडिया में स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक जीएसटी आपको टैक्स कंप्लायंस में हेल्प करेगा और आपको इनवॉइसेस में, बैंकिंग में और आपको मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स में हेल्प करेगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट ट्रेडमार्क, वो आपकी ब्रांड की प्रोटेक्शन करेगा, वो आपका ब्रांड नेम, लोगो, डिवाइस, इन सबको प्रोटेक्ट करेगा। तो बेसिकली प्रोप्राइटरशिप फर्म को मैं बोल सकता हूँ प्रोप्राइटरशिप फर्म इज इक्वल्स टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्लस ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। अगर आप ये दो चीज़ें कर लेते हैं तो आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म इंडिया में ईजिली और ऑफिशियली चल सकती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट कंप्लायंसेस, तो अदर बिजनेस स्ट्रक्चर के कंपेयर में प्रोप्राइटरशिप के जो कंप्लायंसेस होते हैं वो कम होते हैं। बस इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो आपकी लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहेगी। इट मीन्स कि अगर आपको बिजनेस में लॉस होता है तो जो भी आपके बिजनेस का प्रोप्राइटर है उसको अपने पर्सनल एसेट से भी वो लॉस क्लियर करना पड़ेगा। सिर्फ यही एक आपका डिसएडवांटेज है प्रोप्राइटरशिप फर्म का। डियर बिजनेस ओनर, इफ टू और मोर पीपल वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर देन दे ऑफन चूज अ पार्टनरशिप फर्म। एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास दो बिजनेस ओनर हैं, राइट, ए और बी, और दो बिजनेस ऑनर्स के कुछ फैमिली मेंबर्स भी हैं, राइट। और मान लेते हैं कि ए का एक फैमिली मेंबर है, बी का एक और फैमिली मेंबर है। अब ये चारों लोग चाहते हैं कि हम मिल के एक ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट करें और लाइक हम स्टॉक को इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे सेल करेंगे, देन अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू भी सेल करेंगे और ऑफलाइन भी सेल करेंगे, राइट। सो दे वांट कि अब हम क्या बिजनेस स्ट्रक्चर बनाएं कि जिससे हमारा पूरा बिजनेस ऑफिशियली इंडिया में चल जाए। तो इन दैट केस उनको पार्टनरशिप फर्म इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, राइट। अब पार्टनरशिप फर्म उनको कैसे हेल्प करेगी? ये लोग क्या करेंगे, ये लोग मिलके एक पार्टनरशिप फर्म इनकॉर्पोरेट करेंगे और पार्टनरशिप फर्म इनकॉर्पोरेट करने के लिए ये लोग एक
ड्राफ्टिंग करेंगे एग्रीमेंट की, जिसमें एक बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी और उनका प्रॉफिट शेयरिंग आएगा, उनके रजिस्टर्ड एड्रेस आएगा, उनकी बिजनेस एक्टिविटी की डिटेल्स आएंगी। ये सब चीज़ें हम एक ड्राफ्टिंग करने के बाद हम इसको रजिस्टर करेंगे, राइट। हम इसको नोटराइज करवाएंगे, हम इसकी स्टैंपिंग करवाएंगे, इसमें गवर्नमेंट को हम एक स्टैंप ड्यूटी पे करेंगे एंड देन इस पार्टनरशिप डीड को हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट कर देंगे और उनको बोलेंगे कि हमें पैन इशू कर दें। एंड जब हमारे पास ये एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट प्लस हमारी पार्टनरशिप फर्म का पैन, जब ये दो चीज़ें आ जाएंगी तो इंडिया में हमारी ऑफिशियली पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो जाएगी। हाउएवर लाइक प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म होती है उनमें लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 90,000 रुपीज़ का एक पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो रहा है और उसमें 3 पार्टनर्स हैं, तो तीनों पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट से 30,000 ईच पे करना पड़ेगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट कि ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म के कंप्लायंसेस क्या होते हैं, तो इंडिया में अगर आप एक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म रन कर रहे हैं तो उस केस में आपको एनुअली एक इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और उसके साथ में अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, आप जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, तो आपको जो उसकी मंथली जीएसटी कंप्लायंसेस हैं, एनुअल कंप्लायंसेस हैं या आप क्वार्टरली मोड पे हैं, ये सब कंप्लायंसेस आपको फिल करने पड़ेंगे। और अगर आप पे टैक्स ऑडिट है तो आपको इनकम टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा और अगर आप जीएसटी ऑडिट के लिए एप्लीकेबल हैं तो आपका जीएसटी ऑडिट भी होगा। ये सारे कंप्लायंसेस आपको रेगुलरली करने पड़ेंगे और आपको अपनी बुक कीपिंग करनी पड़ेगी। बेसिकली आपको अपनी अकाउंटिंग मैनेज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग नहीं करेंगे या बुक कीपिंग नहीं करेंगे तो आपका जो ऑडिटर है वो उसके बिना ऑडिट नहीं कर पाएगा। सो इसी तरीके से पार्टनरशिप का जो स्ट्रक्चर है वो इंडिया में रन करता है। एलएलपी मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमें कोई भी ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म ओपन करनी है तो वी नीड एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। तो ये सेम प्रोसेस ही एलएलपी में रहता है। अगर आपको एलएलपी फॉर्म करनी है तो आपको 2 पार्टनर्स एटलीस्ट चाहिए और एक आपको मिनिमम कैपिटल शो करनी है, जैसे आपको पार्टनरशिप फॉर्म में शो करनी होती थी उसी तरीके से आपको एलएलपी में शो करनी है। बट इसका मेन एडवांटेज ये है जो इसका नेम कह रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब इसमें जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। और इसका बेस्ट एडवांटेज ये है कि एलएलपी को जो प्रोटेक्शन मिलती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से मिलती है। इट मीन्स कि जैसे आप ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म को अगर रजिस्टर करवाना चाहते थे तो उस पार्टनरशिप फर्म को आप सिर्फ नोटराइज ही करवाते हैं या किसी भी सब रजिस्ट्रार के पास जाके उसको आप रजिस्टर करवा लेते हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट एलएलपी, तो एलएलपी आपकी एमसीए के पोर्टल में रजिस्टर होगी एंड ये रेगुलेट होगी अकॉर्डिंग टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो एलएलपी का ये मेन बेस्ट एडवांटेज है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एमसीए में रजिस्टर्ड है, राइट। तो आपको क्रेडिबिलिटी जो है वो ज़्यादा मिलेगी एंड सेकेंडली ये रेगुलेट होगी एलएलपी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग। एंड इफ यू टॉक अबाउट एलएलपी के कंप्लायंसेस, तो एलएलपी की जितनी भी रिपोर्टिंग है वो सारी रिपोर्टिंग एमसीए को आपको करनी पड़ेगी। लाइक जैसे आप नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, इसी तरीके से एलएलपी की भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट होगी। और उसके साथ में अगर आपने एलएलपी में जीएसटी लिया हुआ है तो आप जीएसटी कंप्लाइंस भी करेंगे और अगर आप पे ऑडिट एप्लीकेबल है तो आपका ऑडिट भी होगा। इसी तरीके से ये सारे कंप्लायंसेस जो हैं वो फाइनली आप एनुअली एमसीए को सबमिट करेंगे। एमसीए की कुछ आपकी रिपोर्टिंग होती है और एमसीए में एलएलपी के कुछ फॉर्म्स हैं, वो फॉर्म्स में आपको ये सारे नंबर्स की रिपोर्टिंग करनी होती है। इन शॉर्ट एमसीए देखना चाहता है कि एलएलपी जो मेरे अंडर रजिस्टर्ड है वो किस तरीके से वर्क कर रही है। एंड इफ यू टॉक अबाउट कि एलएलपी चूज कौन करता है, तो उसमें नंबर 1 तो हमारा ही नेम आता है कि लाइक सीएस, एडवोकेट्स, ये सब लोग एलएलपी बनाते हैं। एंड उसके बाद अगर इफ़ यू आर रनिंग अ मार्केटिंग और क्रिएटिव एजेंसी काइंड ऑफ, तो यू कैन चूज़। और इसके साथ साथ लाइक अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं या आप स्टार्टअप हैं तो इन दैट केस ऑल्सो एलएलपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। डियर फाउंडर्स, इंडिया में जो स्टार्टअप्स हैं या जो ऐसे बिजनेसेस हैं जो अभी ग्रो कर रहे हैं, ये सब लोग प्राइवेट लिमिट कंपनी ही चूज करते हैं। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि प्राइवेट लिमिट कंपनी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड होती है
और उसके साथ साथ ये रेगुलेट होती है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। एंड इफ यू वांट टू रजिस्टर योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन इंडिया तो यू नीड एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स और 2 शेयर होल्डर्स भी। बट ज़्यादातर क्या होता है कि वो 2 जो डायरेक्टर हैं वही उसी कंपनी के शेयर होल्डर भी बन जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको कुछ एक पेड अप कैपिटल शो करनी होती है। लाइक अगर आप 1 लाख की पेड अप कैपिटल शो कर रहे हैं तो उसके बेस पे आपकी एक कुछ स्टैम्प ड्यूटी जाएगी और वो स्टैम्प ड्यूटी आपकी एमसीए को डिपॉजिट हो जाएगी, राइट। और इसके साथ साथ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो स्टेप है वो है नेम अप्रूवल। जो भी प्रपोज नेम आप चाहते हैं कि आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का हो, हम पहले वो नेम अप्लाई करते हैं डिपार्टमेंट को और फिर डिपार्टमेंट उसको चेक करता है कि वो नेम अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के नेमिंग रूल्स के अकॉर्डिंग लीगल है तो वो नेम आपको मिल जाता है। अगर वो नेम उस रूल के अकॉर्डिंग नहीं होता तो वो नेम आपको नहीं मिलता। एंड उसके साथ साथ ऑब्वियसली बात है, जैसे मैं पुरानी अपनी सारी वीडियोस में और अपने क्लाइंट्स को भी बोलता रहता हूँ कि डिपार्टमेंट ट्रेडमार्क भी चेक करता है, राइट। ये सबसे बड़ा इशू है कि लोग ये सोचते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर हम नेम अप्लाई कर रहे हैं तो हमें ट्रेडमार्क की नीड नहीं है। पर डिपार्टमेंट जब नेम चेक करता है तो ये भी देखता है क्या उस नेम से कोई ट्रेडमार्क तो किसी प्रोपाइटर ने नहीं लिया हुआ। बिकॉज अगर उस नेम से इंडिया में कोई प्रोपाइटरशिप फर्म चल रही है तो एमसीए आपको वो नेम एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं दे पाएगा। अदरवाइज मार्केट में जब आप दोनों पार्टीज एंटर कर जाओगे, प्रोपाइटर भी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी, तो फिर उसमें डिस्प्यूट हो जाएगा, राइट। सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, नेम अप्रूवल। एंड देन उसके बाद कुछ रेस्ट ऑफ द कंप्लाइंसेस होते हैं, हम वो आपके लिए करते हैं। और फिर आपके डिन नंबर हम आपको लेके देते हैं। डिन नंबर मीन्स कि जो डायरेक्टर है उसको एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, जैसे आपका पर्सनल पैन नंबर होता है। देन फिर आपके जो डीएससी हैं वो अप्लाई करते हैं और ये सारे प्रोसेस के साथ में हम ये सब डॉक्यूमेंट्स को एमसीए को डिपॉजिट कर देते हैं। और हाँ, इसमें हम आपका एमओए और एओए भी बनाते हैं। एमओए मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एओए मीन्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, राइट। इसमें हम आपके कंपनी के ऑब्जेक्ट और आपकी कंपनी की रेस्ट ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन को सब चीज़ें मेंशन करते हैं, राइट। सो दिस इज़ हाउ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो रजिस्टर होती है इंडिया में। एंड इफ यू टॉक अबाउट कंप्लाइंसेस, तो कंप्लाइंसेस भी इसके जैसे एलएलपी की आपको रिपोर्टिंग एमसी को करनी होती है, उसी तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की रिपोर्टिंग भी आपको एमसी को करनी है। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंप्लाइंसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एलएलपी या ट्रेडिशनल पार्टनरशिप या फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म के कंपेयर में। एंड इसमें भी सेम प्रोसेस रहता है कि लाइक आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, आपको अगर आप टैक्स ऑडिट आप पे एप्लीकेबल है आपको वो करना पड़ेगा, जीएसटी ऑडिट अगर आप पे एप्लीकेबल है तो आपको वो करना पड़ेगा, और बेसिक आपकी जीएसटी रिटर्न्स वो सब आपको फाइल करनी पड़ेंगी। और ये सारे कंप्लाइंसेस को आपको जो एमसी के कुछ फॉर्म्स हैं उन फॉर्म्स के थ्रू आपको फिल करके एमसी को सबमिट करने पड़ेंगे। और इन सब प्रोसीजर में ही हम आपकी हेल्प करते हैं। डियर फाउंडर्स, ऐसे बिजनेस पर्सन जो अपने बिजनेस को लार्ज लेवल पे लेके जाना चाहते हैं एंड दे वांट कि उनके शेयर्स भी स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड हों, वो लोग ज़्यादातर पब्लिक कंपनी को चूज करते हैं। इन इंडिया में पब्लिक कंपनी को रजिस्टर करने के लिए आपको मिनिमम 3 डायरेक्टर्स और 7 शेयर होल्डर्स की नीड होती है। और जैसे आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी एमसीए में रजिस्टर्ड होती है, उसी तरीके से पब्लिक कंपनी भी एमसीए में रजिस्टर्ड होती है। एंड ये भी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रन होती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट कंप्लायंस, तो इट इज ऑब्वियस कि इसके कंप्लायंस जो है वो एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंपेयर से ज़्यादा होते हैं। बिकॉज पब्लिक कंपनी को जो रेगुलेट कर रहा है वो एमसीए भी है और सेबी भी है। तो पब्लिक कंपनी को कंप्लायंस एमसी के भी फुलफिल करने हैं और सेबी के भी करने हैं, राइट। एंड यू नो कि इसमें भी इनकम टैक्स ऑडिट, जीएसटी ऑडिट, आपके टैक्स ऑडिट और आपकी बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, आपका पीएफ और आपका टीम मैनेजमेंट किस तरीके से हो रहा है और आपका मार्केट में आप कैसे बिजनेस कर रहे हैं, ये सारी रिपोर्टिंग आपकी रेगुलेटिंग बॉडीज़ को जाती है। बिकॉज ये एक बड़ी कंपनी है और इस स्ट्रक्चर को समझना भी गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आप जो फंड रेजिंग कर रहे हैं वो पब्लिक से कर रहे हैं। तो जहाँ पब्लिक का इंटरेस्ट आ जाता है वहाँ पे
रेगुलेटिंग बॉडीज को बहुत सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती हैं। सो दैट इज़ हाउ पब्लिक कंपनी जो है वो इंडिया में रन करती है। एंड डियर फाउंडर्स, जो सेक्शन 8 कंपनी का स्ट्रक्चर होता है वो नॉन प्रॉफिट स्ट्रक्चर होता है, और इस तरह का स्ट्रक्चर वही पर्सन चूज करते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव एजुकेशन है, चैरिटी है, या फिर रिसर्च का है, या फिर कोई अदर इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज काइंड ऑफ। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी प्रॉफिट आप सेक्शन 8 कंपनी में अर्न करेंगे वो प्रॉफिट आप अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। वो प्रॉफिट को आपको कंपनी के ऑब्जेक्टिव में ही यूज करना पड़ेगा। एंड डियर फाउंडर्स, सेक्शन 8 कंपनी भी रजिस्टर होती है एमसीए के अंडर, और ये चलती है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, जैसे आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक कंपनी। एंड इफ वी टॉक अबाउट कंप्लायंस, तो इसके कंप्लायंस भी आपको एमसीए को रिपोर्ट करने पड़ेंगे। इसमें आपका एनुअल आरओसी फाइलिंग है, आपका इनकम टैक्स फाइलिंग है, और आपको बुक कीपिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो भी फंड आप रेस कर रहे हैं वो फंड आपके कंपनी के ऑब्जेक्टिव में यूज़ हो रहा है नहीं, ये चीज़ आप अगर बुक कीपिंग करेंगे तो आपके ऑडिटर को और आपके टैक्स फाइलिंग करते टाइम पे उस पर्सन को कभी दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज आपके पास सारी कैलकुलेशंस होंगी कि ये पैसा जो मेरे पास आया, ये पैसा मैंने अपने एनजीओ के ऑब्जेक्टिव में लगाया कि नहीं लगाया। सो डैट इज़ अ रीज़न, अगर आप सेक्शन 8 कंपनी खोल रहे हैं तो अपने लीगल कंप्लाइंस को टाइमली ज़रूर फाइल करें। डियर फाउंडर्स, ट्रस्ट और सोसाइटीज भी कॉमनली यूज होते हैं आपके चैरिटेबल और सोशल एक्टिविटीज के लिए, लाइक एनजीओज, वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस या एजुकेशनल ट्रस्ट। इन सबको आप एज अ ट्रस्ट या सोसाइटी रजिस्टर कर सकते हैं। और इंडिया में अगर आप अपनी ट्रस्ट ओपन करने जा रहे हैं तो ट्रस्ट में आपको 2 ट्रस्टीज चाहिए होंगे, एंड अगर आप सोसाइटी ओपन करने जा रहे हैं तो वहां पे आपको 7 मेंबर्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। और अगर हम कंप्लायंस की बात करें, फॉर एग्जांपल आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ ट्रस्ट रन कर रहे हैं, तो आपको ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अपने कंप्लायंस फुलफिल करने पड़ेंगे, और उसके साथ में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फिल करनी पड़ेगी। एंड साइमल्टेनियसली अगर आप सोसाइटी चला रहे हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो आपको उस एक्ट के अकॉर्डिंग अपने कंप्लायंस फुलफिल करने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ सेम आपको इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करनी पड़ेगी। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डिसाइड द राइट बिजनेस स्ट्रक्चर इन इंडिया। अब तक जितना भी मैंने आपको बताया, अगर हम उसकी समरी करें, अगर आप अपना बिजनेस अकेले करने जा रहे हैं और आप किसी आइडिया को सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, तो इन दैट केस आप प्रोप्राइटरशिप चूज कर सकते हैं। और अगर आप 2 या उससे ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं एंड यू वांट कि हम सबका बिजनेस ऑफिशियली रजिस्टर हो जाए, तो आप पार्टनरशिप या एलएलपी चूज कर सकते हैं। और अगर आप अपनी कंपनी को एज अ स्टार्टअप रन करना चाहते हैं एंड यू वांट कि हमें इन्वेस्टर्स की फंडिंग मिल जाए एंड यू वांट कि हमारा बिजनेस एक बड़े लेवल पे चला जाए, तो इन दैट केस आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चूज कर सकते हैं। और अगर आपको अपने शेयर्स को सेबी में रजिस्टर करना है और आपको पब्लिक की फंडिंग भी लेनी है, तो इन दैट केस आप पब्लिक कंपनी चूज कर लें। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव एजुकेशनल है या वेलफेयर है या चैरिटेबल के लिए आप काम कर रहे हैं या आपकी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, तो इन दैट केस अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी है, तो आप आइदर या तो सेक्शन 8 बना लें, या आप ट्रस्ट बना लें, या आप सोसाइटी बना लें। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड, लाइक आइदर आपको प्रोप्राइटरशिप फर्म बनानी चाहिए या पार्टनरशिप बनाना चाहिए या एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक, ट्रस्ट, एनजीओ, सोसाइटी, सेक्शन 8 या कोई और बिजनेस स्ट्रक्चर, तो उसके लिए आप हमारी टीम टेक्सलिक्स से कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। बिकॉज फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर सही है। हम समझेंगे कि आपका बिजनेस आइडिया क्या है, हम ये भी समझेंगे कि आप बिजनेस किस स्टेट में कर रहे हैं, और हम ये भी समझेंगे कि आप किन गुड्स में या किस सर्विसेज में डील कर रहे हैं, और उसके बाद ही हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर सही है। सो दैट्स वाई लाइक वी आर नॉट वन ऑफ देम कि जो सीधा ही कॉल पे बोल दें कि आप ये रजिस्ट्रेशन ले लो, ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो, नहीं। बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि आज हमने अगर आपको गलत बिजनेस स्ट्रक्चर गाइड कर दिया, तो जो उसके बाद के कंप्लायंसेस हैं वो आप पे इतना बर्डन लेके आएंगे कि वो आपकी कॉस्टिंग भी ले जाएंगे और आपका टाइम भी ले जाएंगे। सो दैट्स वाई
बिफोर टेकिंग एनी रजिस्ट्रेशन सर्विस किसी से भी, फर्स्टली आप समझे कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर सही है। अदरवाइज यूं ही कोई भी फर्म को रजिस्टर ना कर लें। सो डियर फाउंडर्स, इफ यू वुड लाइक अस टू असिस्ट यू, then you can contact us. Thank you for watching us.